हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम अब एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स का एमएचटी सीईटी के लिए। ये चैप्टर बच्चों बहुत छोटा है और जहाँ तक न्यूमेरिकल्स का सवाल है, फॉर्मूला का सवाल है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, तो बहुत कम क्वेश्चंस होंगे इसमें और बहुत जल्दी हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसमें थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, आप देखोगे तो अगर आप सिनॉप्सिस देखते हो तो जिसमें पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन किया गया है और लास्ट लास्ट में मैंने वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे इसमें, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत कम है, उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो बार बार वही करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फिर इसमें लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस ही हैं। तो बेटर ये होगा कि मैंने जो आपको सिनॉप्सिस दिया है उसमें एक एक चीज़ पॉइंट अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, तो आप प्लीज़ उससे बहुत अच्छे से कर लेना। उसमें ग्राफिकल क्वेश्चन या ऐसा कुछ आ सकता है, आप मेक श्योर करना कि वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर उसका आपने एक एक चीज़ कर लिया है तो हो सकता है अगर मान लो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछे कहीं से तो आप उसका आंसर दे दो, राइट। बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको लिमिटेड ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम फॉर्मूला इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सिनॉप्सिस का हर एक पॉइंट होगा, जो मैंने सिनॉप्सिस का वीडियो दिया हुआ है उससे एकदम क्लियर और बहुत अच्छे से कर लेना, एक एक पॉइंट उसका समझ लेना और नोट डाउन कर लेना अपने दिमाग में। ये चैप्टर बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आपका हो जाएगा, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, a current associated with an electron of charge E moving in a circular orbit of radius r with speed v around the positively charged nucleus given by। मैं आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वापस से, थियरी अगर आप भूल गए रहोगे तो। मान लो यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हम मानते हैं कि ये करंट की तरह है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब करंट की तरह है ये। लेकिन करंट का डायरेक्शन हम लोग उल्टा देते हैं, करंट का डायरेक्शन हम लोग इस साइड में देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि करंट है और कॉइल में करंट मूव होता है तो हम इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। और उस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, देखो दो तीन फॉर्मूले हैं, एक तो EV/r/2, दूसरा आपका इसका आ जाएगा E/2m इंटू एल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये सारा मैंने सिनॉप्सिस में लिख के दिया है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में, एल के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो, और या फिर ENH/4πm बोहर मैग्नेटॉन के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि E यहाँ पे क्या दिया है, EV/, यहाँ पे नीचे पाई दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। तो इसमें से कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है। चलो एक चीज और देख लो, अब ये जो करंट होगा तो करंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, E, इन्होंने V और R के टर्म्स में दिया है तो EV/r/2 होना चाहिए यार, यहाँ पे ER/2π। चलो ठीक है देख लेते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और वो मूव कर रहा है, पूरा टोटल जो टाइम लगा रहा है एक चक्कर में उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो E टाइम पीरियड आ जाएगा। और 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इंटू E। तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू या तो E/T होगा या तो F इंटू E होगा, ठीक है इतना, ओके। और टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π/ω होता है, ये तो हमने हमेशा से देखा है, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है। और या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पूरा चक्कर काटने में, 2πr जो कि उसका सर्कल का सर्कमफरेंस है, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। इतने फॉर्मूले आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या ढूंढना है हम लोग को, करंट। अच्छा हाँ, करंट चाहिए उसको, करंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं अब, I इज इक्वल टू E/T। और T का वैल्यू क्योंकि हमको V और R के टर्म्स में दिया है तो T का वैल्यू 2πr/v सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2πr V ऊपर चला जाएगा तो EV/2πr। EV/2πr किधर है, EV/2πr ऑप्शन डी हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उससे रिलेटेड बस इतना ही फॉर्मूला आपके पास है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का ये 3 फॉर्मूला, करंट का ये 2 फॉर्मूला और टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, समझ गए। इसी से हम मिलजुल के काम हो जाएगा आपका।
दूसरी बात, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो आपका करंट के हिसाब से दिया जाता है। करंट में आप करंट को देखकर राइट हैंड थंब रूल लगा लो, तो क्योंकि करंट इधर जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा। और आपको अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देना है एल का, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है उसके हिसाब से राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एल ऊपर जाएगा। एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, ठीक है। चलिए ये भी कहीं काम आ जाएगा आगे, क्या पता। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल वाला क्वेश्चन है इसके भी मैं सारे पहले फॉर्मूले लिख देता हूं। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 100, अब देखो यहाँ पे कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इस मैग्नेटिक मटेरियल का होता है मैग्नेटाइजेशन। मैं सारी चीजें लिख देता हूं, आपस में मैंने पढ़ा रखा है पर फिर भी कम ही है तो फटाफट कर देते हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन को हम लोग ने आई से रिप्रेजेंट किया था, कई बार उसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने बताया था आपको आई और एम का डिफरेंस, मतलब आई और एम दोनों में से कुछ भी आप रिप्रेजेंट करते हो, मैं यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला था जो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने इसके ऊपर, ये मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर होगा, इसके वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके अंदर। अब इसके बाद अगर आप बाहर से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो सोलेनॉइड के अंदर का, तो सोलेनॉइड के अंदर जो आप फील्ड क्रिएट करते हो सोलेनॉइड की वजह से बाहर का अप्लाइड फील्ड, उससे हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसको बोला जाता है एच, या तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं इसको, या कई बार मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल देते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दोनों ही वर्ड का मतलब उन्होंने एच दे के रखा हुआ है, एच, ठीक है। और इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट को मैं आई ले रहा हूँ, इनटू जो भी करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर आई यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है और यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, समझ गए। याद रखना आई और एच का बोथ आप यूनिट्स देखकर भी पता कर सकते हो। बोथ आई, एच एंड आई हैव सेम यूनिट्स, दोनों का यूनिट्स सेम है। देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। टोटल फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट एच प्लस आई। तो एक फॉर्मूला आपका ये, कौन सी चीज क्या क्या है मैंने आपको बता दिया, एच प्लस आई। और I इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है। I इज इक्वल टू काई, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं बस एक बार बता दे रहा हूं। I इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है। 1 प्लस काई जो होगा वो होगा म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और आपका म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये सब मटेरियल का है, मटेरियल का है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको फॉर्मूला कुछ याद रखना है तो आप क्या याद रख सकते हो, मैं इस डब्बे में रख देता हूँ। हाँ, एक और लास्ट में फॉर्मूला आपका B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू जो होगा वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। B टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन है। म्यू आर जो होगा वो 1 प्लस काय होगा, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और फाइनली आपका लास्ट में ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू काई इंटू एच और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। चलो फिर से आपको पूरी थियरी पढ़ा दी, क्योंकि इसका बस थियरी ही है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है सारे वर्ड्स में। वर्ड्स का सारा नाम देख लेना अच्छे से, बस और कुछ है ही नहीं। अब बड़े आसानी से सब हो जाएगा। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच दे के रखा हुआ है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है
1000 एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स बता दो, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं। 2.4 इंटू 10⁻⁵ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप एरिया से डिवाइड कर देना, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे और क्या दिया है, इन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.3 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया देके रखा हुआ है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.3 इंटू 10 सेंटीमीटर टू मीटर -4 हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन बार, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखो रिलेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की बात कर रहा है वो, म्यू की बात कर रहा है। म्यू ढूंढना है आपको। आप देखो यहां से आपका आंसर चालू होगा। देखो पहली बात तो ये कि आपको यहां से b मिल जाएगा। b का वैल्यू होता है φ/a, ये याद करना है, या φ इज इक्वल टू b इंटू ए। तो b मिल गया आपको 2.4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 10⁻⁴। तो यहां से आप देखोगे 0.8 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दिस इज 0.8। तो b का वैल्यू आपको मिल गया 0.8 टेस्ला। सो b इज 0.8 टेस्ला, b मिल गया। आपको h दे के रखा हुआ है, बस लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, सॉरी पहला वाला, b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो म्यू इज इक्वल टू, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ खास नहीं होगा। फॉर्मूला एकदम अगर आपको अच्छे से ध्यान में है तो फटाफट सब कुछ हो जाएगा, इसका यही है बस, और कुछ नहीं। 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁴, एंड दैट इज ऑप्शन डी। वेरी सिंपल, राइट। चलिए अब मैं इसमें अब कुछ डिस्कस करने वाला नहीं, फटाफट मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, बस आप इसको देखते रहना। मैग्नेटिक मोमेंट, यही ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या, ENH/4πm, अब सॉरी ENH/4πm मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, यही आपको इसी को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा है, ENH/4πm, और ये n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ऑप्शन बी सीधा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। m0 L0 denote the magnetic moment and angular momentum of the electron due to its orbital motion respectively, then the gyromagnetic ratio is। अच्छा गायरोमैग्नेटिक रेशियो में आपको बता दो, E/2m को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो अभी देखो हमने यहाँ पे देखा था फॉर्मूला कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इट इज इक्वल टू E/2m इंटू एल, अगर हम एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में देखें तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने m0 दिया हुआ है इज इक्वल टू E/2m, और एंगुलर मोमेंटम L0 दिया हुआ है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो E/2m क्या आ जाएगा बताओ, m0/L0। वेरी सिंपल, m0/L0, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A metal wire is of length L and magnetic moment M. What is the new magnetic moment if it is bent in L shape? अब ये मेटल वायर लिख के रखा हुआ है, थोड़ा ठीक है, इसको मैग्नेट की तरह ही ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद हो सकता है 11th स्टैंडर्ड वाला हो, लेकिन 12th में भी मान सकते हैं। देखो मेटल वायर जो है उसका लेंथ L है, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब वो मैग्नेटाइज कर दिया गया, वो अपने आप में एक मैग्नेट है। तो मान लो ये मेटल वायर है आपका, यहां से लेकर यहां तक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, M है। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट M हो गया, यहां से लेकर यहां तक। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको L शेप में मोड़ दिया गया है। अब जैसे आप L शेप में मोड़ दोगे इसको, एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये बार मैग्नेट की तरह काम करे, आई थिंक ये मेरे हिसाब से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है चलेगा। इसको अगर L शेप में मोड़ दोगे तो आपने आधा आधा मैग्नेट कर दिया। देखो मैग्नेट को कभी भी अगर आप आधा काटते हो, चाहे कैसे भी काटें, ये याद रख लेना। मैं थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। देखो मैग्नेट में होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब पोल्स का जो स्ट्रेंथ होता है, पोल्स कितना स्ट्रांग है उसका।
तो पोल्स कितना स्ट्रांग है उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू जो हम लिखते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लो इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है, इसका +m होता है, तो पोल स्ट्रेंथ m हो गया, और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस l, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस l हो गया। यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है m × l, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। जब आप मैग्नेट को ऐसे काटते हो तो आपने पोल्स को भी काट दिया, तो आपका पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, लेकिन लेंथ उतना ही रहता है। जैसे आपने आधा काट के साइड में निकाल लिया है ना, तो आपका पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, लेकिन लेंथ तो l ही रहने वाला है ना, तो m की जगह पे m/2 आ जाता है। इसका मतलब अगर आपने क्या किया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आधा कर दिया, m की जगह m/2 आ जाएगा, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा। अगर आपने मैग्नेट को इस तरीके से काटा है बीचों बीच, मतलब बीचों बीच काटा है, ऐसे बीचों बीच काटा है, तब आपने क्या किया इस केस में, और आप लोगों को पता है कि काटते ही क्या होता है ना, आप पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, काटते ही यहाँ पे फिर से साउथ पोल बन जाता है और यहाँ पे फिर से नॉर्थ पोल बन जाता है। इस बार आपने पोल को नहीं छुआ है तो पोल स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ m का m ही रहने वाला है, m इसका भी m ही रहने वाला है, लेकिन आपने लेंथ आधा कर दिया, l/2 कर दिया इस बार, तो लेंथ आधा हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, तो भी आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था कि आप चाहे मैग्नेट को ट्रांसवर्स कट करो, मतलब बीचों बीच कट करो, तो भी उसका पोल स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस केस में उसका सिर्फ लेंथ आधा होता है, पोल स्ट्रेंथ वही रहता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है। या फिर आप उसको सीधे सीधे कट करो ऐसे, तो भी उस केस में क्या होता है, आपका पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है। इन शॉर्ट, आधा कट करने पर चाहे ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है, बस। तो अब भाई ये टोटल आपका क्या है, ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से चल देते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका वायर है, वायर अपने आप एक मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, m है इसका पोल स्ट्रेंथ। अब इसको हम क्या करेंगे, आधा आधा कट करके L शेप बना देते हैं इसका, ये रहा L शेप। तो L शेप में अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m/2 हो गया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m/2 हो गया, क्योंकि आधा बीच से कट करके L शेप बनाया, तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ आ जाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहाँ आ जाएगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इफ इट इज बेंट इन L शेप। अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप वेक्टर का यूज करो। अब एक मैग्नेटिक मोमेंट m/2 ऊपर की ओर है, दूसरे का वैल्यू m/2 यहाँ पे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे दोगे, इसका रिजल्टेंट दोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो आप पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको मैं m नेट लिख रहा हूँ, ये ढूंढना है आपको। तो ये बड़े आसानी से आप ढूंढ सकते हो, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो ही मिल जाएगा। m नेट इज इक्वल टू m/2 का स्क्वायर, और ये भी m/2 ही है, m/2 है, तो m नेट तो ये है ना, तो m नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स m/2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका m नेट का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो m नेट विल बी इक्वल टू √2 m/2, स्क्वायर रूट हट जाएगा और बाद में √2 कैंसिल हो जाएगा, तो m/√2 आ जाएगा। सो m/√2 इज योर आंसर, ऑप्शन बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। An electron is moving in an orbit around the nucleus in an atom. Let m be the orbital magnetic moment and L be the angular momentum of the electron. M and L are in opposite direction perpendicular to the plane. ये तो भाई पहले मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की ओर, सॉरी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है, तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर है। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ऑब्वियसली बात है कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये सीधी सी बात है यहाँ पे, तो इसका आप देख लेते हैं,
एम एंड एल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, यही आंसर सही है। एम एंड एल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल कैसे होगा, उसके तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये गलत होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो आप चेक कर लेना। द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम इज 8 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू, तो म्यू कितना है आपका 8 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर। इफ इट्स डेंसिटी, अच्छा 2 ग्राम सैंपल यानी कि मास देके रखा हुआ है, मास दिया हुआ है 2 ग्राम, 2 ग्राम का मतलब होगा 2 × 10⁻³ kg। इफ इट्स डेंसिटी, नहीं काम करते हैं ग्राम में रहने देते हैं, नहीं तो ग्राम में आगे गड़बड़ हो जाएगा ना, चलो ठीक है 2 ग्राम ही रहने दो, बाद में देख लेंगे। और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। देखो डेंसिटी मास दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू 2 है, डेंसिटी का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है। अगर इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻² होता है, पर क्योंकि ये क्यूब है तो 10⁻² का क्यूब 10⁻6 हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो नेट म्यू दिया हुआ है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहीं से आपको क्या मिल जाएगा बताओ, यहां से आपको मिल जाएगा मैग्नेटाइजेशन I इज इक्वल टू टोटल म्यू अपॉन वॉल्यूम। नेट लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी म्यू का वैल्यू है टोटल ही दिया है इन्होंने, नेट ही दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁷ अपॉन 1/2 × 10⁻6, 2 ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 16 × 10⁻⁻1, 8 2 16 × 10⁻1 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 1.6 एम्पियर पर मीटर यूनिट होता है आपका मैग्नेटाइजेशन का। तो मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला μ/v, म्यू हमको दिया हुआ था, v हमें जैसे ही देखा मास और डेंसिटी दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम भी मिल गया। देन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, अच्छा मैग्नेटाइजेशन ही पूछा ही था, हो गया फिर 1.6, वेरी सिंपल, ठीक है वो तो देख के पता चल रहा था, मैग्नेटाइजेशन ही पूछा गया था। An electron moving around the nucleus with an angular momentum L has a magnetic moment. Magnetic moment का फॉर्मूला क्या था, E/2m into L, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बोलो ना उसी में घुमाया जाएगा, वही आपके लिमिटेड फॉर्मूले हैं। The magnetic susceptibility of a material of rod is 349. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है काय का वैल्यू है 349, एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी कि म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁷, इसका वैल्यू तो फिक्स होता है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यानी कि म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इन एसआई यूनिट इज, म्यू चाहिए हमें, तो देखो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले निकालना है म्यू आर, क्योंकि म्यू आर निकल जाएगा तो म्यू निकल जाएगा, तो म्यू आर का वैल्यू क्या होता है 1 + काय होता है, तो 1 + 349, तो ये आपका म्यू का वैल्यू 350 हो जाएगा, म्यू आर का वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ और म्यू आर का वैल्यू 350 है। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख लेना, आई थिंक यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, 4 multiplied by 3.14 multiplied by 350 will give you 4396, 4396 into 10⁻⁻7। अब ये किसी से मैच नहीं कर रहा है क्या, 4396 बीच में आ रहा है ना, 4396 इज वेरी क्लोज टू 4400, 4π × 10⁻⁷ में 4 × 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 350 विल गिव यू 4398 आ रहा है, सॉरी 142 कर दिया तो 4398 आ रहा है,
तो 4398 is very much closer to 4400. So the answer has to be option C, 4400 into 10 raised to minus 7. Simple है, आगे बढ़ते हैं. An electron in the ground state of hydrogen atom is revolving in a circular orbit of radius r. The orbital magnetic moment of the electron is, orbital magnetic moment, अभी देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब n का वैल्यू 1 होना चाहिए. पर n के टर्म्स में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ENH/4 पाई m. तो n का वैल्यू 1 डाल दोगे तो EH/4 पाई m आ जाएगा. EH/4 पाई m, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The region inside a current carrying toroid is filled with a material having susceptibility chi. The percentage increase in the magnetic field, percentage increase in the magnetic field in the presence of material over that without it. मतलब आपका टोरॉइड है, उस टोरॉइड के अंदर जब हमने मटेरियल डाल दिया तब उसकी मैग्नेटिक, उसके अंदर का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्ट्रांग हो गया. जब नहीं डाला था तो वैक्यूम था. तो अब देखो, जब आपका मटेरियल के अंदर, मतलब मटेरियल नहीं डाला था तो सिर्फ एयर था, और सिर्फ एयर था, तो ऐसे केस में जिसे आपने आफ्टर प्रेजेंस ऑफ मटेरियल या इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, जब हमने मटेरियल डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हो जाएगा. तो ये सेकेंड वाला है, सेकेंड केस है, म्यू इंटू एच. अब जब हमने मटेरियल नहीं डाला था तब क्या था? विदाउट मटेरियल, विदाउट मटेरियल. तो विदाउट मटेरियल क्या होगा? वैक्यूम होगा, वैक्यूम या फिर एयर होगा. वैक्यूम के लिए म्यू का वैल्यू जो है म्यू नॉट हो जाएगा, इनिशियल म्यू नॉट. तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा. अब मटेरियल डालने के बाद बढ़ गया तो उन्होंने क्या बोला? परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना, द परसेंटेज इंक्रीज पूछा है. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मैग्नेटिक, मतलब पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 और मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है परसेंटेज. तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ? B2 माइनस B1 अपॉन B1 इंटू 100, और यू कैन सिंपली राइट, देखो B2 अपॉन B1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 100, क्योंकि B2 अपॉन B1 और यहाँ पे B1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा. B2 का वैल्यू क्या है? म्यू इंटू एच, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एच अपॉन इसका क्या है? म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच माइनस 1 इंटू 100. एच एच गया. म्यू का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन म्यू नॉट माइनस 1 इंटू 100. म्यू नॉट गया, म्यू आर माइनस 1 इंटू 100. अब देखो 1 प्लस का इज इक्वल टू म्यू आर होता है, इसका मतलब म्यू आर माइनस 1 क्या हो जाएगा? का हो जाएगा. तो ये का इंटू 100 हो जाएगा, का इंटू 100% परसेंटेज इंक्रीज, का इंटू 100, का इंटू 100, का इंटू 100 मतलब का इंटू 10⁻². क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 300 एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H, 300 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है वही टोटल मैग्नेटिक फील्ड D, विच इज 0.5 टेस्ला. तो B का वैल्यू होता है आपका 0.5 टेस्ला. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल. इट्स परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब म्यू. कुछ नहीं दिया. आप देखो अगर वर्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम नहीं लिखा हुआ है तो मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की बात कर रहा है. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, टेस्ला मीटर एम्पियर, इसका मतलब ऐसा यूनिट ही है. तो ये तो भाई डायरेक्ट है आपका. B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो म्यू इज इक्वल टू B अपॉन एच. B का वैल्यू कितना है? 0.5 अपॉन 300. तो 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 600. बस हो गया, 1 अपॉन 600, ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. An electron revolving in a circular orbit of radius r with velocity v and frequency nu has orbital magnetic moment m. ठीक है. If the frequency of the revolution is double, then the new magnetic moment will be.
अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखो m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो सकता है आपका, ई अपॉन टी लिखा था हम लोगों ने, अगर याद होगा तो ई अपॉन टी, नहीं ये तो करंट था ना। m इज इक्वल टू क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो करंट क्या होता है ई अपॉन टी इंटू एरिया, और आपका 1/t क्या हो जाएगा f इंटू ई इंटू ए। देखो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो एक्चुअल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जब हम लोगों ने डिराइव किया था EVR/2 या फॉर्मूला, वो इससे किया था, क्योंकि यही मैग्नेटिक मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला n इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे एक ही है तो इसलिए एक ही लिया, करंट इंटू एरिया। तो अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, शायद मैं ये डिराइव करना भूल गया। म्यू का एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज इंटू एरिया। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आई का वैल्यू एफ ही है, उसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जाने दो ये तो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तब उन्होंने क्या बदला है वो देखते हैं, एक सेकेंड का आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद वेलोसिटी v। अब इन्होंने फ्रीक्वेंसी f ना लिखकर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा हुआ है ऐसे, वेलोसिटी v एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। अब यहाँ कहीं देखो वेलोसिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो या तो हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, दोनों में से एक ही आएगा यहाँ पे। चार्ज और एरिया है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हैज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m, चलो m आ गया। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डबल, ठीक है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो उसको फ्रीक्वेंसी में ही रहने दो। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डबल्ड देन द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। अब साफ बात है, क्योंकि m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा और ना ही आपका वो एरिया चेंज होगा। उसका एरिया मान के चल रहे हैं कि उसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है तो ऐसे केस में ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि ऑर्बिट चेंज हुआ है, जिस हिसाब से मैं समझता हूँ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो m भी डबल हो जाएगा, सिंपल है। न्यू इज डबल्ड, m इज डबल्ड, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। The magnetic moment produced in a substance of 10⁻³ kg is 5 × 10⁻⁷ एम्पियर per meter square। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू जो है वो 5 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर है उस मटेरियल का जिस मटेरियल का मास 10⁻³ kg है। उसका डेंसिटी भी देके रखा हुआ है 6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और आपको पता है इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास का वैल्यू 10⁻³ है, डेंसिटी का वैल्यू 3 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, 6000 kg। कौन सा मटेरियल है, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ ना हो, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 1/6 × 10⁻⁶, ये ऊपर जाएगा, तो मेरे हिसाब से गड़बड़ लग रहा है, मुझे यूनिट में गड़बड़ लग रहा है, चलो आगे देख लेंगे। और ये मीटर क्यूब में आ जाएगा क्योंकि सब ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है आई, मैग्नेटाइजेशन निकालना है मतलब आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू म्यू अपॉन वॉल्यूम। म्यू कितना है 5 × 10⁻⁷, वॉल्यूम कितना है 1/6 × 10⁻⁶, नहीं बराबर है, सब कुछ सही दिया हुआ है, तो ये 30 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 और इट वुड बी 3, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब with side 1 centimeter has a magnetic dipole moment of 20 × 10⁻⁶। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू 20 × 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला दिया हुआ है, मतलब ऐसा यूनिट ही देके रखा हुआ है ना। यहाँ पे देखो एक क्यूब देके रखा हुआ है, अब एक क्यूब है, उसका एक साइड आपको दिया हुआ है L
दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर। तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम होता है L क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10⁻² का क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम मिल गया। अब वॉल्यूम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा आपको। चाहिए क्या? ससेप्टिबिलिटी चाहिए। तो पहले एक काम करो, आप पहले मैग्नेटाइजेशन ढूंढ लो। मैग्नेटाइजेशन विल बी म्यू अपॉन वी। तो म्यू क्या है आपका 20 इंटू 10⁻6 और वी क्या है अपॉन 10⁻6। कैंसल आउट, 20 आ जाएगा। तो आई का वैल्यू 20 एम्पियर पर मीटर आ गया आपका। दिस इज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। दूसरा और क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था एच होता है। एच का वैल्यू 6 इंटू 10⁻3। नाम याद रखना, वहां पे लिख रखा है मैंने। तो 60 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। चाहिए क्या? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए, काय चाहिए आपको। तो काय चाहिए तो कैसे मिलेगा? हाँ, एक फॉर्मूला है ना, I इज इक्वल टू काय इंटू एच। तो काय इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए, I बाई एच। हो गया। I का वैल्यू यहाँ से 20, H का वैल्यू अपॉन 60 इंटू 10⁻3। ये गया 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/3 इंटू 10⁻3। बताओ है ऐसा कुछ? 1/3 मतलब 0.33 इंटू 10⁻3। 0.33 का ही है, 3.3 है। तो एक डेसिमल आगे करोगे तो 3.3 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। 3.3 इंटू 10⁻4 बिल्कुल है, ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यार इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग हो गया है, चलो ठीक है देखते हैं क्या है। And the electron in the hydrogen atom revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.5 angstrom unit। अभी ऑर्बिट का रेडियस देखे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन f इज इक्वल टू 10⁻10 मेगा हर्ट्स। मेगा का मतलब होता है 10�6, ये याद रखना। मेगा का मतलब होता है 10�6। तो इसको अगर ऐसा यूनिट हर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो 10�6 हर्ट्स, यानी कि 10⁻16 हर्ट्स आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, एफ और आर के टर्म्स में मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए हमें। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एफ और आर के टर्म्स में मिल सकता है क्या? चलो पहले फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। हमको एफ और आर के टर्म्स में चाहिए। तो एफ और आर के टर्म्स में क्या आ सकता है? देखो एफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा एफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो म्यू इज इक्वल टू एफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला एफ ई ये होगा और ये पाई आर स्क्वायर होता है। कहा गया हाँ। तो म्यू इज इक्वल टू एफ ई ए, दैट इज इक्वल टू एफ ई पाई आर स्क्वायर। अब ये भाई कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन देख लेना, मैं फटाफट कर दूंगा। एफ का वैल्यू 10⁻16 होगा, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। पाई का वैल्यू 3.14 होगा और आर आप देख रहे हो 0.5 है। इसका मतलब 0.5 मतलब 1/2, 0.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व ही करना पड़ेगा और क्या। म्यू का वैल्यू देखो 1.6 इंटू 3.14, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। 1.6 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों साइड में हो गया 10⁻19, 10⁻16, 10⁻3 हो जाएगा। 10⁻3 हो गया। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो नीचे मैं 4 डाल दे रहा हूँ। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। 10⁻20 हो जाएगा। 10⁻10 का 10⁻20 हो जाएगा। 10⁻23 तो वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 1 ज़ा 4 0.1 हो जाएगा, है ना, सॉरी 0.4 हो जाएगा। तो 4 4 4 4 4 बराबर ना।
हटा दोगे तो 4 4 से 16, हाँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा? 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 1.256 आ रहा है। 1.256 तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ये तो गड़बड़ है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 विल गिव यू 1.256, पर यहाँ पे तो 0.8 लिख के रखा हुआ है, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? F इंटू ई अगर देखेंगे तो करंट होगा ना, एफ ई आएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर है यार, एफ ई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 0.15 जो है वो 1/2 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, वो ठीक है। अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय, और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे, 3.14, रुको 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 4, नहीं 1.256 आ रहा है, ये गड़बड़ है बच्चों। एक्चुअली ये चारों का चारों ऑप्शन सेम, मैंने तो देखा ही नहीं यार, मैं तो आंसर ढूंढ रहा था इसमें, ये घपला है, ये गड़बड़ है, ये बड़ा सिंपल है, 1.256 ही आएगा इंटू 10⁻23। तो ये टाइपिंग एरर है एक्चुअली, या तो चारों टाइप प्रिंटिंग एरर होगा, नहीं तो टाइपिंग एरर होगा। म्यू का वैल्यू एम्पियर मीटर स्क्वायर आता है, ये गलत है, ये आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी 1.256 इन 10⁻20। देखो चारों ऑप्शन सेम है, मेरा ध्यान ही नहीं किया इस पर ये गड़बड़ है, एक ऑप्शन ये होगा, शायद चारों कॉपी हो गया, तो ये आंसर है, टेंशन नहीं, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। An electron moves in circular orbit of radius r with uniform speed v. It produces magnetic field B at the center of the circle. Okay, the magnetic field B is, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहले तो करंट निकाल लो, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, ये सर्कुलर लूप का फॉर्मूला होता है। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट के फॉर्मूले हमने देखे थे, क्या था करंट का फॉर्मूला था, या तो E/T था, या तो आपका F इंटू ई था, ऐसे फॉर्मूले थे, पर हमें वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए। तो वेलोसिटी के टर्म्स में क्या था बताओ, T इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया था, T इज इक्वल टू 2πr/v। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया, देख लो सारे फॉर्मूले लिख के दिए, तो I का एक फॉर्मूला EV/2πr हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2r EV/2πr, तो ये जाएगा म्यू नॉट EV अपॉन 4πr स्क्वायर, म्यू नॉट EV अपॉन 4πr स्क्वायर, म्यू नॉट EV अपॉन 4πr स्क्वायर, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A magnetic dipole moment M is freely suspended in magnetic field of induction B. The minimum maximum values of potential energy of the dipole respectively are. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस म्यू डॉट बी होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो म्यू बी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारे के सारे चीज़ें और फॉर्मूले हम आपको सिनॉप्सिस वाले वीडियो में बताया है। तो उन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यूज, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है बताओ। अब देखो जब मिनिमम की बात होती है तो मिनिमम जब 0 से भी कम हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो मिनिमम में आपका थीटा का वैल्यू, अगर मैं देखो इसका वैल्यू मिनिमम 0 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में कितना नेगेटिव जा सकता है, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू याद रखना, मिनिमम के लिए जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो 1 हो जाना चाहिए। कॉस थीटा जब 1 हो जाए तो कॉस थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा तो ये इसका मिनिमम वैल्यू पहुंचेगा। क्यों, जैसे मैं आपसे पूछूं -1 -2 -3 -4 -5 में सबसे छोटा नंबर मिनिमम नंबर कौन सा है, -5 है। तो मतलब अगर नंबर में सबसे बड़े नंबर पे तुम पहुंच गए 5 पे, तो नेगेटिव में सबसे छोटे नंबर पे पहुंच जाओगे। तो कॉस थीटा का नंबर में सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नेगेटिव में जब इसका वैल्यू 1 पहुंचेगा तो नेगेटिव में इसका मिनिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, और तब आपका u का वैल्यू हो जाएगा माइनस म्यू इंटू बी। म्यू उन्होंने m लिख रखा हुआ है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। मैक्सिमम के लिए क्या होगा बताओ। अब मैक्सिमम के लिए बोलोगे सर कॉस थीटा का वैल्यू
तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम लेना है, तो नेगेटिव में -1 तक जा सकता है, तो -1 डाल दो इसका, कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1 हो जाए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे केस में इसका वैल्यू मैक्सिमम प्लस म्यू बी हो जाएगा, -mb प्लस mb, मिनिमम मैक्सिमम पूछा है ना, मिनिमम मैक्सिमम, -mb प्लस mb, ऑप्शन ए आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 bar magnets P and Q are kept in uniform magnetic field B with magnetic moments MP and MQ respectively. Magnet P is oscillating with frequency twice that of magnet Q. मैग्नेट P का जो फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी बोला है ना, मैग्नेट P का जो फ्रीक्वेंसी है is oscillating with frequency twice that of Q. If the moment of inertia of P is twice, if the moment of inertia I moment of inertia of P is twice that of moment of inertia Q, then ये मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इनके मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच में रिलेशन बोला गया है। तो देखो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, तो 1/TP इज इक्वल टू 2 1/TQ। तो इसका मतलब अब क्या करोगे, इसका TQ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स TP, ऐसे आ जाएगा। तो जब कोई मैग्नेट, ये भी मैंने आपको करा के दिया हुआ है, सिनॉप्सिस का वीडियो देखोगे तो, जब कोई बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड होता है, और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/μB। म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट m लिखा है तो मैं m लिख रहा हूँ इंटू बी। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। अगर कोई मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, TQ/TP। आपको चाहिए क्या, वैसे m चाहिए ना, तो एक काम करो, TP/TQ क्या हो जाएगा, 2π√IP/MP इंटू Q डिवाइडेड बाई 2π√IQ/MQ इंटू Q। तो 2π कैंसल आउट हो जाएगा, और सॉरी Q लिख दिया मैंने, B आएगा B। तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो सेम है, तो B और B भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो TP/TQ विल बी इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा आपका √TP/MP, ये MQ ऊपर चला जाएगा, MQ/TQ। T नहीं यार, I है ये यहाँ पे, ये भगवान, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, IQ। चलिए अब आपको क्या क्या देके रखा हुआ है, तो TQ इज इक्वल टू 2TP, तो TQ इज इक्वल टू 2TP इज इक्वल टू √IP इज इक्वल टू 2IQ, तो 2IQ MQ/MP IQ। TP गया, IQ गया, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1/4 रहेगा, यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2MQ/MP। किसका आपको रिलेशन चाहिए, MQ इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू, चलो ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा नीचे, 1/8 इज इक्वल टू MQ/MP। तो यहाँ से आप देख सकते हो MP इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 8MQ, MP is equal to 8MQ, that is option A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वर्क डन इन टर्निंग। देखो ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में करा रहा हूँ ना बच्चों, ये सीटी में नहीं आया हुआ था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, पर क्योंकि ये थियरी में था आपके, मैंने जब आपका स्टेट बोर्ड का जो भी थियरी है उसमें ये सारी चीज़ें थी, तो ये क्वेश्चंस मैंने बाहर से कहीं निकाल के रखे हुए हैं कि इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे डील कर सकते हो। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस थे जो स्टार्टिंग में मैंने कराए थे, लगभग 15 क्वेश्चंस तक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कराए थे, तो वो सब सीईटी के क्वेश्चंस आप देख सकते थे कि बार बार एक ही फॉर्मूले पर उन्होंने रिपीट किया हुआ है सारे क्वेश्चंस। तो मैं बोल रहा था कि लास्ट के भी जो कुछ क्वेश्चंस है ये भी आप कर लो अच्छे से, और सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट, सिनॉप्सिस आप पूरा अच्छे से पढ़ लो, अगर उसमें से कोई थियरी के क्वेश्चन बनते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बाहर से लेके रखे हैं ताकि अगर मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं। तो वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय 90 डिग्री फ्रॉम मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब आप समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है। तो वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय 90 डिग्रीज फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स द करस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ n इज। अब ये क्वेश्चन तो आपके टेक्स्ट बुक से ही था, हालांकि प्रीवियस इसका क्वेश्चन आई थिंक नहीं है ये, पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था तो मैंने वहां से उठा लिया। इन्होंने वर्क डन पूछा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने मैग्नेट को रखा हुआ है तो मैग्नेट का साउथ से लेकर नॉर्थ जो होता है उस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है म्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू के बीच में जो एंगल बनता है ये आपका थीटा। तो अगर आप इसको घुमाते हो टॉर्क लगाकर तो इसका मतलब आप वर्क डन कर रहे हो। तो अगर आपने इसको थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू बी, अब म्यू की जगह पे यहाँ पे एम लिखा हुआ तो म्यू लिख देते हैं आप, चलो म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे दो केसेस देखे रखे हुए हैं, इसमें क्या बोला है, तो वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय 90 डिग्रीज फ्रॉम द मेरिडियन। मेरिडियन मतलब क्या, मेरिडियन के केस में क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि वो म्यू जो है म्यू आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दोनों मतलब ये मैग्नेट आपका सीधा हो जाएगा। तो ये मेरिडियन का केस है, जो मेरिडियन की बात कर रहे हैं ना। तो मेरिडियन से इन्होंने पहले कितना घुमाया, 90 डिग्री पे घुमाया। तो देखते हैं मेरिडियन टू 90 डिग्री पहला केस, मेरिडियन मतलब 0 डिग्री से फाइनल एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। इस केस में जो भी वर्क डन होता है पहले हम वो वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट वर्क डन विल बी W1 और W1 क्या होगा बताओ, म्यू की जगह पे आप m लिखोगे क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू m दिया हुआ है। तो m इंटू बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये m इंटू बी हो जाएगा। ये वर्क डन है जब आपने इसको मेरिडियन से 90 डिग्री पे घुमाया। अब इट इज n टाइम्स करस्पॉन्डिंग वर्क डन, दूसरा वर्क डन क्या है, टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्रीज। अब मेरिडियन से 60 डिग्री पे अगर घुमाओगे, सेकेंड केस में मेरिडियन से ही अगर आप 60 डिग्री पर घुमाते हो तब वर्क डन जो होगा वो W2 होगा। लेट्स से व्हाट इज दैट, m इंटू बी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका m इंटू बी कॉस 0 होगा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो mb/2 हो जाएगा। ये वर्क डन सेकेंड केस में 60 डिग्री वाला और ये 90 डिग्री वाला। अब क्वेश्चन पढ़ो, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाय 90 डिग्री, दिस वर्क डन फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स, मतलब W1 is n times the corresponding work done to turn it through 60 degree is n times W2, ऐसा दिया गया है सिंपल। तो बताओ n का वैल्यू क्या है, तो W1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, mb n इंटू mb/2, mb कैंसिल, 2 यहाँ आ जाएगा, n का वैल्यू 2 आ जाएगा आपका। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। The variation of intensity of magnetization and applied magnetic field intensity of three magnetic materials A, B and C are shown in the graph. The material A is, अभी यहाँ पे ग्राफ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में, ग्राफ आई थिंक मिसिंग है यहाँ पे। तो ग्राफ से आपको बताना है कि A, B, C क्या है, कौन सा मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो बच्चों ये रहा आपका जो ग्राफ दिया था, क्वेश्चन मिसिंग था, मैंने बना दिया। पूछा क्या गया है, देखो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू काई इंटू एच होता है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो डायमैग्नेटिक में मैंने आपको बताया था कि काई का वैल्यू नेगेटिव होता है। काई का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ जो होगा आपका I और H का नेगेटिव है ना। देखो काई एक्चुअली ग्राफ का स्लोप होगा,
y इज इक्वल टू एम एक्स, आई और एच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि उसका इक्वेशन वैसा है, और काई जो है उसका स्लोप होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो आई और एच का जो ग्राफ होगा डायमैग्नेटिक के लिए वो नीचे जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। बाकी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इन दोनों के लिए काई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, काई इज पॉजिटिव। तो काई अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्योंकि फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है, फेरो इज स्ट्रॉन्गर देन पैरा, है ना, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में, इसलिए फेरोमैग्नेटिक का जो ग्राफ होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये आपका फेरो हो गया, जाएगा स्ट्रेट लाइन ही होगा, और पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, और ये आपका पैरा हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे बी पैरामैग्नेटिक है और सी आपका फेरोमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब बताओ, बस इतना बता दिया, अब क्वेश्चन आप समझ जाओगे। इन्होंने क्या पूछा है, ए मटेरियल क्या है, ए ए ए, तो ए मटेरियल क्या है, डायमैग्नेटिक है, सिंपल है, ए इज डायमैग्नेटिक, ऑप्शन ए आ गया आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे देखो, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन अ वॉच ग्लास एंड केप्ट ऑन टू डिसिमिलर मैग्नेटिक पोल्स, द लिक्विड देखो एक्चुअली यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, डिसिमिलर मतलब दोनों अलग अलग पोल्स हैं, डिसिमिलर पोल्स मतलब ऐसे हैं। तो अब इसके बीच में स्ट्रॉन्ग देखो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपने नज़दीक रखा है तो स्ट्रॉन्ग होगा इसके बीच में। अब इसके ऊपर हमने रख दिया वॉच ग्लास, अब वॉच ग्लास कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर जाता है, इसमें हमने रख दिया लिक्विड, और वो लिक्विड आपका पैरामैग्नेटिक, दिस लिक्विड इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट होगा इसका मतलब क्या, अगर जो साइड में लिक्विड पड़ा हुआ रहेगा वो भी बीच में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारा लिक्विड बीच में आने की कोशिश करेगा, इसके पास आने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा उठता हुआ दिख जाएगा ये लिक्विड बीच में। तो देखो, एलिवेशन मतलब ऊपर उठता हुआ, डिप्रेशन मतलब नीचे जाता हुआ, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, इट्स क्या लिखा हुआ, द लिक्विड इज फर्स्ट एलिवेटेड एंड देन डिप्रेस्ड, नहीं, शोज डिप्रेशन इन द मिडल, डिप्रेशन क्यों, डिप्रेशन मतलब दूर भाग रहा है उससे, दूर क्यों भागेगा, उसके पास आएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। शोज एलिवेशन इन द मिडल, बिल्कुल, एंड शोज नो चेंज इन द लेवल, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों फाइनली आपका जो चैप्टर होता है यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स का भी खत्म होता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मुझे कराने थे वो लगभग हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। आगे देखेंगे बाकी चैप्टर्स को भी देखेंगे हम लोग, और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। थैंक यू।